दीपों का त्योहार, बिना दिए बिना दीपक के दीपावली कैसे मनाई जा सकती है। भले ही चाइनीज झालरों ने मार्केट पे कब्जा कर लिया हो, लेकिन अभी भी भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार दीप तो जलाए ही जाते हैं। जब हर घर में दीप की आवश्यकता है, उसी तरह जबलपुर में भी बड़ी मात्रा में कुम्हार दीप बनाते हैं। लेकिन एक जगह और है, वो बहुत खास है। ये जगह है जस्टिस तनखा मेमोरियल स्पास्टिक इंस्टीट्यूट। यहाँ के बच्चों के लिए दीपावली खुशियाँ लेके आती है, क्योंकि ये सारे बच्चे जो दिव्यांग हैं ये दीप बनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर दियों का निर्माण करते हैं, बहुत सारी ऐसी सामग्री भी बनाते हैं जो घरों में सजावट के काम आती है, दीपावली में आवश्यक होती है। ये बच्चे इसलिए खुश होते हैं क्योंकि इनके बनाए दीप बहुत सारे घरों को रोशन करते हैं और इनके घर में भी रोशनी आती है। ये कला सीखते हैं, वो कला जो इनके जीवन में आगे चलकर काम आती है। जस्टिस तनखा मेमोरियल स्पास्टिक इंस्टीट्यूट में इन बच्चों को इस तरह की बहुत सी कलाएं सिखाई जाती हैं। दीपावली में ये बंधनवार बनाते हैं, दिया बनाते हैं, झालर बनाते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो घर में सामग्री आवश्यक होती है, शुभ लाभ है, ये सब बनाते हैं। और अब लोगों को, जबलपुर के लोगों को इंतज़ार होता है। कई सारे उद्योगपति आगे आए हैं जिन्होंने अपने गिफ्ट देने के लिए इन सामग्री को क्रय करना शुरू किया है और बहुत सारे लोग अब अपने घर में इन्हीं बच्चों की बनाई हुई जो सामग्री है, दीप है, उन्हें जलाते हैं। तो महीनों पहले से ये इसकी उपयोगिता, इसको बनाना शुरू कर देते हैं। मैं मैडम से जानना चाहता हूँ, मैडम ये बताइए कि कैसे आप इन बच्चों को ट्रेंड करती हैं? सर पहले तो इनको हम ये बताना शुरू करते हैं कि इस तरह का जो उनकी रुचि है इन सब चीज़ों में, कलात्मक चीज़ों में, तो वो इसके द्वारा अपने आगे के जीवन यापन की चीज़ें सीख सकते हैं। तो हर समय, जैसे राखी के समय ये राखी बनाते हैं, दिवाली के टाइम दिए बनाते हैं और कई चीज़ें, बच्चे मेहंदी लगाते हैं। तो इस तरह उनकी रुचि देख के हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद ये बच्चे बहुत ही बखूबी से इन चीज़ों को बनाते हैं और इनका हम एग्जीबिशन लगाते हैं और इनको जो सेल होती है वो इन्हीं बच्चों को दिया जाता है। तो ये बच्चे ना सिर्फ एक हुनर सीख रहे हैं, एक कला सीख रहे हैं, बल्कि दीपावली के समय अपने घर के लिए कुछ आय भी लेके जा रहे हैं। मैडम ये बताइए, बड़ा कठिन होता होगा इन बच्चों को सिखाना? नहीं सर, कठिन नहीं होता है। एक बार बताओ तो बच्चे करने लगते हैं, उनको करके बताना पड़ता है तो फिर बच्चे करने लगते हैं। सीख जाते हैं। हाँ जी। हमारे साथ ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये अलग अलग तरह की दिव्यांगता के शिकार हैं। कोई बोल नहीं सकता, कोई मानसिक रूप से परेशान है, कुछ सुन नहीं सकते। लेकिन एक ये बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रायन है, ब्रायन डेविड। ये कब से दिए बना रहे हो आप? ये हम लोग मतलब एग्जीबिशन के लिए बनाते हैं, एग्जीबिशन जो लगते हैं। और हम लोग को मैम ने बहुत पहले से सिखाया था। तो जब मैं मैम की क्लास में था तो हम लोग को मैम बहुत सारी चीज़ें सिखाती थी, पेंटिंग और दिए पोतना और बहुत सी चीज़ें। तो इनका एग्जीबिशन लगता है एक आर्मी स्कूल में और एक मेले में। तो ये जब बिक जाते हैं तो इनके जो पैसे मिलते हैं वो हम सबको बांट दिए जाते हैं। हाँ। तो इस तरह बच्चे ना सिर्फ एक हुनर सीख रहे हैं, बल्कि उनके अंदर ये भी उत्साह है कि वो अपने घर में भी कुछ सामग्री लेके जाते हैं। दीपावली उनके लिए एक उत्साह का अवसर लेके आती है। इस इंस्टीट्यूट के जो संचालक हैं बलदीप मैनी जी, बलदीप जी, कैसे आप लोगों ने ये विचार किया कि इन बच्चों को दीपावली में दिए बनाने चाहिए? हम लोग शुरू से इन बच्चों को सारी विधाओं में ट्रेन करने की बात करते हैं, चाहे वो नृत्य हो, चाहे कौशल विकास हो। और ये भी पाया गया कि बच्चे बहुत अच्छे कलाकार हैं ये, और अगर किसी काम में लग जाएं तो जुट के काम करते हैं। इनको काम छोड़ के भागने की आदत नहीं होती। तो उसी में पूरा स्टाफ ये प्रयत्न करता है कि इनको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाएं, अपने घर में बैठ के बनाएं, अपने पड़ोस में बेच के उसका मुनाफा कमाएं और कुछ कमाने की आदत अपने अंदर डेवलप करें। उसी को लेकर हम लोग सारे काम करते हैं कि इन बच्चों में ललक पैदा हो कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं खुद अपने पैरों में खड़ा होकर अपना लालन पोषण कर सकता हूँ। ये भी उसमें एक ऐसी विधा है कि जो हम इनको सिखाते हैं, चाहे मेहंदी लगाना हो, रंगोली बनाना हो। ये सारे आर्ट आप देख रहे हैं,
यूज सीडी के अंदर, कैन यू बिलीव दिस, ये सीडी है, यूज सीडी के अंदर ये टी लाइट बनाते हैं और जिसमें ये आप देख सकते हैं दिया इसके अंदर रख देते हैं हम लोग, ये घर में जलाते हैं, तो यूज सीडी का उपयोग भी है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इन बच्चों को टीचर सिखाती हैं और ये फिर उसका बेनिफिट उठाते हैं, और इसमें जो भी अर्निंग होती है वो हम इन बच्चों को बांट देते हैं। तो इनको स्कूल से भी बेनिफिट मिलता है कि यहाँ आ रहे हैं, अगर एक्स्ट्रा घंटा दे रहे हैं तो स्कूल का तो नाम हो ही रहा है, इन बच्चों को सिखाने का श्रेय मिलता है टीचरों को, और इनकी थोड़ी सी पॉकेट मनी बन जाती है। यही उद्देश्य है। बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ ये स्कूल चलाया जा रहा है और इन बच्चों के जीवन में एक कला का हुनर भी सिखाया जा रहा है। इस समय हम दयोदय गौशाला में हैं, जो नर्मदा के तट पर निर्मित किया गया है। यहाँ पर 750 से ज़्यादा वो गाय हैं जो लोग छोड़ देते हैं, घायल हैं, बीमार हैं, जो दुधारू गाय नहीं होती, उनकी सेवा यहाँ की जाती है। अब गाय जहाँ होगी वहाँ गोबर बहुतायत मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में गोबर मिलता था, उसका उपयोग करना शुरू किया है और पूरी वैज्ञानिक तरीके से, अहिंसक तरीके से। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से गोबर जो सुबह गाय के पास 4 साढ़े 4 बजे इकट्ठा हो जाता है, सुबह से उस गोबर को कलेक्ट करके फिर एक सांचे में डाला जाता है और फिर उसके अलग अलग उपयोग किए जाते हैं। तो मैं दीदी, ये कैसे आप लोग जो कलेक्ट होता है और उसका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं? भैया हम क्या करते हैं, सुबह जाते हैं 5 साढ़े 4 बजे 5 बजे, वहाँ गौशाला में गोबर भैया लोग इकट्ठा करते हैं, तो उनसे जाके गोबर लेके मंगवाते हैं, फिर 5 बजे से यहाँ पे काम शुरू करवाते हैं भाभी लोगों से। फिर क्योंकि दोपहर में धूप बहुत हो जाती है तो हमें ये काम सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक करना पड़ता है, वो टाइम ज़्यादा अच्छा होता है। और ये हम कंडे जो बनवाते हैं वो सिर्फ नवंबर दिसंबर जैन फेब तक के 4 महीने ही हम इनको बनवा पाते हैं, क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह नहीं होते ज़्यादा, ये मौसम सबसे सही होता है। गर्मी में बहुत तेज़ धूप होने के कारण कंडे फटने लगते हैं और बारिश में जीव होने लगते हैं और नरमाई भी आ जाती है कंडों पे, तो इसलिए हम इसको पहले से स्टॉक करने के लिए ये 4 महीने इन्हें रेडी करते हैं और फिर इनको प्रोसेस में लेते हैं, जो भी हमें बनाना होता है तो हम उसके बाद से बनाते हैं। तो ये क्या क्या ये कंडे का, जिस तरह से आपने एक तो ये सांचे में कंडे बना दिए, तो ये कंडे इसी तरह से जलाने में उपयोग आते हैं, और इसके बाद कुछ कलाकृतियाँ आप लोग बनाते हैं। जलाने के लिए तो हम इन्हें उपयोग में नहीं लेते, हम इनसे कलाकृतियाँ ही बनाते हैं जिससे हमारे घरों में लाभ हो, स्वास्थ्य में लाभ हो, इसलिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं कलाकृति किस तरह से बनाई जाती है। गौमूत्र, गोबर, ये सब कुछ उपयोग किया जाता है। ये इस तरह से जो अभी आपने देखे गंडे सूख रहे थे, जब ये बन के आ जाते हैं तो ये जो आसपास के ग्रामीण बहनें हैं वो यहाँ आकर इसको गोल काट रही हैं और कलाकारी करने के लिए घिस रही हैं, तैयार कर रही हैं। ये बताइए, कब से कर रहे हैं आप ये काम? 3 साल हो गए सर मेरे जी। को। हाँ, क्या फ़ायदा हुआ आपको? मेरे को ये फायदा है कि गैस बनता था तो गैस नहीं बन रहा है। 4-5 घंटे गोबर हाथ में लिए है जब से मुझे बहुत परिवर्तन हो गया कि मतलब मुझे कुछ नहीं पिराता है। और आर्थिक रूप से क्या लाभ है? पैसे जो घर में थोड़ी दुख मुसीबत रही तो वो भी अच्छा रहने लगे, और सब बात से बाल बच्चे नाती नतरा मेरे अच्छे, परिवार अच्छा चलने लगा। यहाँ से सुख शांति मिली है हमको, घर में भी मिली, हमें भी मिली सुख शांति, अच्छा रह रहा है। तो इनका ऐसा मानना है कि ये गोबर का काम करने से इन्हें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सभी लाभ हुए हैं। इस तरह से बहुत सारी महिलाएं हैं जो गोबर के जो अलग अलग वस्तुएं तैयार की जा रही हैं और इसके बाद इन्हें फिनिश प्रोडक्ट के रूप में विक्रय के लिए रखा जाता है। और अभी तो ये भी पता चला है कि दीपावली के समय इसका बहुतायत उपयोग होता है, इसलिए ग्वालियर से कोई व्यापारी आए थे और वो लगभग सारी जितना भी स्टॉक की सामग्री थी वो लेकर चले गए। जो है, हम उसको आपको दिखाते हैं कि आप भी अपने घर में गोबर के बंधनवार, गोबर के पेन, गोबर के दीपक और इन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। गोबर के रॉ प्रोसेस होने के बाद जो सांचे में बना दिए जाते हैं, फिर उन्हें इस तरह से हाथ से बहुत सुंदर सजाया जाता है। अभी ये जो बहन जी हैं, ये बंधनवार के कुछ
घड़ियों के, गोबर के पेन, इन सब चीज़ों पे हाथ से कौन से कलाकृति कर रही हैं, ठीक वैसे ही कलाकृति कर रही हैं जैसे मेहंदी से हाथों में की जाती है। और ये शुभ लाभ के वंदन बार अब दीपावली में लोगों के घर तक पहुंचेंगे। गाय का गोबर जो है वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि उससे रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ने रुकती है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर रीडर है। देखिए ये जो बंद सॉकेट में भी इससे जो रेजेस निकलते हैं, ये 340-350 तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टेस्टर से अपन इस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये कितना हार्मफुल हमारी बॉडी के लिए होता है। लेकिन जैसे ही सॉकेट के बीच में आप कंडा लगाते हैं, मतलब हमारे घर में आसपास अगर कंडा रहता है तो ये वैल्यूज सीधी 9-10 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो रेडिएशन हमारी बॉडी को हार्म करती हैं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की, उससे हमारा बॉडी को सुरक्षित रखता है कंडा। जी। तो आपको ऐसा लगता है कि हर घर में कंडे होने चाहिए? हर घर में कंडा होना चाहिए। पहले भी जब घरों में कंडे होते थे तो कैंसर रेट्स जैसी बीमारी जितनी फ्रिक्वेंटली अभी देख रही है, इतनी उस समय नहीं हुआ करती थी, क्योंकि ये रेडिएशंस हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। एसी हैं, सॉकेट्स हैं, हर चीज़ से ये रेडिएशंस निकलती हैं। तो कंडे के आसपास होने से ये रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह अब जो भारतीय वेदों में लिखा था, जो भारतीय परंपरा थी कंडे की, अब वो साइंस के द्वारा प्रूव कर दी गई है। और अब आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह तैयार प्रोडक्ट है यहाँ पर जो आपके घर में दीपावली के लिए बहुत उपयोगी होंगे। हर घर में बंधन बार बनाया जाता है, बंधन बार लगाया जाता है। सामान्य तौर पर आजकल चाइनीज़ उन पदार्थों के बंधन बार होते हैं जो अभी भी नुकसान देते हैं और बाद में भी नुकसान देते हैं। लेकिन ये जो गोबर के बने बंधन बार हैं, ये आपके घर से रेडिएशन भी कम करेंगे, देखने में भी सुंदर होंगे और गाय के गोबर से निर्मित है, पूरी तरह से अहिंसक पदार्थ हैं। और भी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पदार्थ चीज़ें बनाई गई हैं। ये कीरिंग है, ये गोबर का बना है। ये आप पेन देख रहे हैं, ये गोबर से निर्मित है। ये पेंसिल के ऊपर भी गोबर की कोटिंग की गई है। ये पेन स्टैंड तो पूरी तरह से गोबर का बना है। आपके घर की घड़ियाँ, आपके घर के बंधन बार, आप जो अपने पूजा स्थल पर शुभ लाभ लगाते हैं, वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। गाय बछड़ा है। और अब तो जो नए आर्किटेक्ट आए हैं वो गोबर से बने हुए इस तरह से जो कॉम्बिनेशंस हैं, इसे घर सजा रहे हैं। तो सब कुछ जो भी उपलब्ध है वो आपके घर के बहुत उपयोग के लिए उपलब्ध है और बहुत फ़ायदेमंद है। दीदी ये बताइए कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं इससे? देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, दीदी इसको अरेंज कीजिएगा। जैसे गोबर की विशेषता है, एंटी रेडिएंट होता है। तो वो जो भी रेडिएशंस हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारे सारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आजकल घरों में होते हैं, तो उसको बचाने के लिए एंटी रेडिएंट। आप देखिए मोबाइल यहाँ पर देख सकते हैं, मोबाइल स्टैंड बनाया हुआ है। मोबाइल से आपके जो भी रेज निकल रहे हैं, ये मोबाइल स्टैंड जो है वो सारे रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एंटी रेडिएंट है। इसको एंटी डिप्रेसेंट भी कहते हैं। डिप्रेशनल लेवल और बीपी को अगर आपको ध्यान हो तो बीच में रिसर्च हुआ था, यूएस के मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में आया था कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा साधन है गाय को सहलाओ और उसके गोबर के ऊपर भ्रमण करो। गोबर के इतने सारे एंटी माइक्रोबियल भी माना जाता है। तो जीवाणुओं को, पैरासाइट्स को वो एब्जॉर्ब, मतलब वो वहाँ उत्पन्न ही नहीं होने देता। जहाँ पर गोबर होता है वहाँ पर पैरासाइट्स वगैरह उत्पन्न नहीं होते। इसलिए हमारे घरों में पहले ज़मीन को और दीवारों को गोबर से लीपा जाता था। ये गोबर के लाभ है। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह होते हैं, उसके आसपास अत्यधिक गोबर का प्रयोग किया जाता है। आरोग्यप्रद है गोबर का प्रयोग करने से, नेचुरल इंसुलेटर है। तो ये सारे लाभ है। ये आचार्य भगवान आचार्य विद्यासागर महाराज जी की दिव्य दृष्टि का परिणाम है कि चलचरखा केंद्र इस सारे कार्य को भी कर पा रहा है। पहले तो परंपरा थी कि हर घर को गोबर से दीपावली के पहले लीपा जाता था और एक बहुत शानदार चूने की ढिग लगाई जाती थी, उसी से घर सुंदर दिखता था। अब परंपराएं बदल गई, टाइल्स लग गए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमारे गांव में ये परंपराएं जीवित हैं। गोबर का उपयोग अभी भी किया जा रहा है और यदि आप शहरों में रह रहे हैं तो गोबर का उपयोग इन बहुत सुंदर सामग्री से कर सकते हैं।
अब दयोदय के बाद जबलपुर की एक और बहुत सुंदर जो दीपावली के समय परंपरा है वो है मुंह मीठा करने की। तो मुंह मीठा करने के लिए यहाँ मावे की जलेबी बनाई जाती है। जबलपुर में एक अलग तरह की मिठाई बनती है जिसे मावा की जलेबी कहा जाता है। मावा यानी खोवा, खोवा जो दूध को फेंट कर सुखाया जाता है जिसे मावा कहते हैं। कई जगह मावा और कई जगह खोवा कहा जाता है। उसकी जलेबी महाकौशल में जबलपुर में ही बनती है और पूरी दुनिया में यहाँ से भेजी जाती है। किसको बनाने का एक प्रोसेस अलग है। पहले खोए को जो मावा होता है उसे बहुत महीन पीसा जाता है, उसके बाद शुद्ध घी में ये जलेबियाँ बनाई जाती हैं। भले ही ये देखने में उतनी सुंदर नहीं हो लेकिन इनका स्वाद अनोखा होता है और पूरी दुनिया में इनकी मांग होती है। तो दीपावली के समय पूरे भारत भर में यहाँ से जलेबियाँ भेजी जाती हैं। ये जबलपुर की एक प्रमुख खोए की जलेबी बनाने का प्रतिष्ठान है और इनके कई सारे शोरूम हैं शहर में। ये द्वारका स्वीट्स हैं और ये जो मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ ये द्वारका स्वीट्स के जो मालिक हैं ये बेसिकली इंजीनियर हैं। इन्होंने इंजीनियरिंग की थी लेकिन इन्हें अपना इंजीनियरिंग का जो पूरा मौका है वो जलेबी बनाने में दिखाई दिया, इनका भविष्य। और ये जलेबियाँ खुद भी बनाते हैं और सिखा भी रहे हैं। इधर आइए नरोत्तम भाई, कब से कर रहे हैं ये और कैसा होता है दीपावली में? दीपावली का त्यौहार सारे विश्व में, केवल भारत में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। अब तो सारी दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय हैं जोर शोर से दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। हमारे जबलपुर में दशहरा के बाद दिवाली और दशहरे का जो आनंद है वो दिवाली से बढ़ के होता है। ये जलेबियाँ जो है आपकी विशेषता कैसे बनाते हैं? ये जलेबियाँ शुद्ध दूध से मावा बना के हम और इसमें तीखुर मिलाकर जलेबियाँ शुद्ध घी में हम बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इसमें बाज़ार का खोवा यूज़ नहीं करते हैं, स्वयं अपना खोवा बनाते हैं इलायची वगैरह डाल के इसमें और तीखुर मिलाकर प्योर शुद्ध घी में हम इसकी जलेबी बनाते हैं। कहाँ कहाँ जाती है ये? जलेबी तो हमारी मान के चले कि हम ऑल इंडिया सप्लाई हो जाती है। लोग बेंगलोर ले जाते हैं, पूना ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं। कई लोग हैं जो अब्रॉड भी अपने बच्चों को भेजते हैं जलेबियाँ। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, अभी हमने अपनी जलेबियाँ अमेरिका भेजी हैं और कुछ स्वीट डिश वगैरह में भेजा हुआ है। तो इस तरह जलेबियाँ का जो मार्केट है अब वो जबलपुर से हट के पूरी दुनिया में पहुंच गया है और बिना जलेबी खाए जबलपुर की दीपावली नहीं होती। तो इस समय अभी अभी गरम गरम रसीली खोए की जलेबी बनकर आई हैं और जिस तरह जबलपुर और महाकौशल के लोग इन जलेबियों के दीवाने हैं उसी तरह हम भी इन जलेबियों के दीवाने हैं। और आप देख रहे होंगे कि इस द्वारका स्वीट्स में कितनी भीड़ होती है। यहाँ समोसे और जलेबी इसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अभी जलेबी गरम गरम बन के आई और उसके खाने वाले उसके दीवाने आ गए। ये देखिए ये जलेबी खा रहे हैं। कब से खा रहे हो यार जलेबी आप यार? काफ़ी टाइम हो गया है इधर की जलेबी खाते हुए और गरम गरम का बस इंतजार रहता है कि गरम जलेबी कब मिलेगी। तो बस उसके लिए द्वारका होटल ही आते हैं। तो दीपावली में क्या घर ले जाते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और टेस्ट भी बहुत अच्छा है और गरम तो मजे जी। इसी तरह क्यों भाई साहब, आप भी जलेबी के दीवाने हैं? बिल्कुल बिल्कुल। द्वारका की ये खोवे की जलेबी जब भी मैं इस रोड से निकलता हूँ तो खाए बगैर नहीं जाता। और इस जलेबी का एक अलग ही टेस्ट है। और जबलपुर की खोवे की जलेबी, जैसे बड़कुल की खोवे की जलेबी और उसके बाद द्वारका की खोवे की जलेबी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और एक ये संस्कार धानी की एक शान है खोवे की जलेबी। तो आप तो गुजरात से हैं, गुजरात तो मिठाइयों का शहर माना जाता है, उसके बाद भी आप खोए की जलेबी की दीवाने? गुजरात की मिठाइयाँ एक अलग तरह की होती है और वहाँ पे बेसन से ज़्यादा चीज़ें बनती है और यहाँ पे खोए से ज़्यादा चीज़ें चलती है क्योंकि खोआ यहाँ बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाता है आजू बाजू। और ये खोए की जलेबी पहले सबसे पहले नरसिंहपुर एरिया में ज़्यादा फेमस थी, लेकिन वहाँ बनाने का जो तरीका है वो अलग है और यहाँ पे जो बनाने का तरीका वो अलग है। तो इस तरह दीपावली बिना खोए के जलेबी के इस संस्कार धानी में तो नहीं बनती। हर घर में खोए की जलेबी जरूर जाती है। मतलब जो एक कहा जाता था मीठा मतलब खोए की जलेबी। दीप हो गए, बंधनवार हो गए, मिठाई हो गई
और अब हम चल रहे हैं उस स्थान पर जहाँ इन सब को खरीदने के लिए पैसों की लिखा पढ़ी की जाती है। दीपावली में जैसे दीपक और मिठाई जरूरी थी, उसी तरह से व्यापारियों के लिए ये खाताबंदी भी जरूरी थी। महाजनी खाताबंदी इसे ही कहा जाता था। लाल रंग के ये बस्ते जो आप दिख रहे हैं, ये हर व्यापारी की लेखा करने के लिए आवश्यक थे। बहुत वर्षों तक हर व्यापारी इन्हीं का उपयोग कर रहा था, लेकिन समय बदला धीरे धीरे और अब ये लेखाबंदी धीरे धीरे खत्म होने लगी और अब तो ऐसा लग रहा है कि बस अंत में है। कुछ लोगों ने ये लाल किताबों को अपना लिया है और बाकी तो कंप्यूटर पे चलेगा। इवन मैं जिस दुकान पे हूँ, जो ये बनाते हैं, इसके बहुत पुराने मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी दुकान पे भी अब कंप्यूटर से ही काम हो रहा है। तो एक ये परंपरा जो लाल बस्तों की थी, जिसमें पूरा लेखा जोखा लिखा जाता था, हाथ से लिखा जाता था, बड़े सुंदर अक्षरों से लिखा जाता था और उसे वर्षों तक सहेज कर रखा जाता था। अब दीपावली की ये परंपरा अब धीरे धीरे खत्म होने पर है। फिर भी इस परंपरा को कुछ व्यापारी अभी भी भले ही उपयोग में ना ला रहे हों, लेकिन पूजन के लिए कुछ थोड़ा बहुत लिखने के लिए, सौभाग्य के लिए अभी भी उपयोग ला रहे हैं। और सिंघई पेपरमेंट जबलपुर के संचालक हैं, ये अभी भी इसका निर्माण कर रहे हैं। आप लोग पहले तो ये बहुत बड़ी मात्रा में बनते थे और अब कम होते जा रहे हैं, फिर भी आप निर्माण करें। कब से बना रहे हैं? ये तो हमारे को बनाते कम से कम 70-75 साल हो गए। अब जो परंपरा हमारे बुजुर्गों ने रखी है और आज भी कुछ लोग हैं ऐसे व्यापारी जो इस परंपरा को रखे हुए हैं, भली वो मुहूर्त के लिए, पूजन के लिए आते हैं और ले जाते हैं, उनके लिए हमको ये ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ता है, क्योंकि वो जिस जगह से स्टार्टिंग किए हैं वो उसी जगह से वो लेने में अपना इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस चक्कर में हम लोगों को ये सब बनाना पड़ते हैं। और आज भी ऐसा नहीं है कि इसको लिखने वाले या मानने वाले या नहीं है, बहुत लोग इसको मानते हैं, पर कुछ ऐसी बातें हो गई हैं कि एक तो इसको लिखने वाले नहीं हैं, जो मुनीम कहते थे वो मुनीम भी अब नहीं है लिखने वाले, और अब इतनी लिखा पढ़ी वाला काम आज के समय में कोई नहीं करता। पहले सीधा साधा काम होता था, जमा नामे, अब बहुत एंट्रियां होती हैं, तो इसमें अब आदमी को ना इतना समय है, ना इतना काम करने की उसमें कैपेबिलिटी है कि वो कर सके। ये बताइए, ये अभी भी आप लोग तैयार कर रहे हैं? ये मैं देख रहा था कि इसको बड़ा विशेष तरीके से तैयार किया जाता है। इसका जो कवर है उस पर हाथ से मतलब मैन्युअली सिलाई करके बनाई है। तो भले ही आप थोड़ा बहुत अभी बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं? ये वही तरीका तो वही है बनाने का कि इसका पुट्ठा होता है, उसके ऊपर तूस लगाया जाता है, फिर उसके ऊपर मशीन से, सिलाई मशीन से लहरिया सिलाई होती है। पुट्ठा तैयार होने के बाद फिर उस कागज़ में सल तोड़ी जाती है हाथ से, जिसको आप लाइन बोलते हैं। उसके बाद इसको कारीगर के द्वारा बनाया जाता है। तो अभी पहले से अब ये कितना % आपका बचा है? पहले जैसे सीजन में, मतलब दिवाली के समय में 100 बही बिकती थी, आज की डेट में कुल मात्र 5 बिकती है। 95% जो है इसका ख़त्म हो गया, उपयोग ख़त्म हो गया है। बहुत सारे अब तो ना तो लिखने वाले मुनीम बचे हैं और ना इस पे उपयोग करने वाले व्यापारी, लेकिन अभी भी भारतीय परंपराओं को कायम रखने के लिए कुछ व्यापारी अभी भी इन बहियों का उपयोग पूजन के लिए ज़रूर करते हैं। तो परंपरा चली आ रही है। जैसे इस मैन्युफैक्चरिंग शॉप में, इस दुकान में 75 वर्षों से ये बेचे जा रहे हैं और ये अपने उन ग्राहकों के लिए अभी भी ध्यान रखकर ये बही खाते बना रहे हैं जो 75 वर्ष पहले ख़रीदा करते थे और अभी भी पूजन के समय इनकी रखने की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। पूरी तरह से ये मैनुअल है, हाथ से बनाए जाते हैं, इसलिए अब महंगे भी पड़ते हैं। पर ऐसा मेरा मानना है कि दीपावली में जो भारतीय सनातन परंपराएं थी उन्हें निभाया जाना चाहिए। आप कंप्यूटर का उपयोग भले करें, क्योंकि अब इतना कठिन हो गया है टैक्स सिस्टम, GST और सब, जिस जो हाथ से लिखना और कैलकुलेट करना कठिन हो गया है, लेकिन पूजा के समय
इन बहियों की पूजन अवश्य करें ताकि आने वाली पीढ़ी ये तो जान सके कि भारत में महाजनी परंपरा क्या थी। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम जबलपुर की अलग अलग परंपराओं के बारे में आपको दिखा रहे थे, कैसे दिए बनते हैं, कैसे वंदन बार बनते हैं, जबलपुर की मिठाई के विषय में हमने आपको बताया, और एक और ये परंपरा जो 75 वर्षों से तो इस परिवार में चल रही है, सैकड़ों वर्षों से ये महाजनी की परंपरा चल रही थी, उसके विषय भी हमने आपको बताया। यानी परंपराओं को अक्षुण्ण रखने के लिए एनडीटीवी लगातार अपनी मुहिम चलाती रहेगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।